सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप लोग के बाल विकास विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग अपने बाल विकास विषय को कितने अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे हो, जब आप इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे तो आप समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से प्रारंभ होती है? आत्मा से, मन से, चेतना से या व्यवहार से? तो दोस्तों, जो मनोविज्ञान की परिभाषा है यह प्रारंभ होती है आत्मा से। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। और वर्तमान में हम क्या मानते हैं मनोविज्ञान को? वर्तमान में हम व्यवहार का विज्ञान मानते हैं, लेकिन परिभाषा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आत्मा से माना गया है। क्वेश्चन नंबर 92 है, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय के अंतर्गत किन संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है? यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन संबंधित विषयों का अध्ययन हम करते हैं? जन समूह के वाद विवाद का अध्ययन करते हैं, शिक्षा नीति का अध्ययन करते हैं, शारीरिक विविधताओं का अध्ययन करते हैं या शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधी अध्ययन? दोस्तों, आप लोग खुद सोचिए कि मनोविज्ञान कौन पढ़ता है? मनोविज्ञान हम पढ़ते हैं ना, खासकर जिन्हें शिक्षक बनना होता है उन्हें स्पेशली मनोविज्ञान पढ़ना ही पड़ता है। यानी कि जो मनोविज्ञान है वह एक शिक्षक और शिक्षार्थी से संबंधित क्या होता है? अध्ययन होता है। तो ऑप्शन डी जो है शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधी अध्ययन, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मनोविज्ञान विषय क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षक एवं शिक्षार्थी संबंधी अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया गया है? तो प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में इंद्रियों का, चेतना का, व्यवहार का या मस्तिष्क का? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्रियों का। यानी कि जो प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान है इसमें मुख्य रूप से इंद्रियों का अध्ययन किया गया। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। क्वेश्चन नंबर 94 है, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया है? मूल प्रवृत्त्यात्मक। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? आप लोग को पता है, मैकडूगल ने दिया है। ऑलरेडी मैंने बताया भी है आप लोग को। और मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेगों के विषय में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप उन 14 संवेगों को और 14 मूल प्रवृत्तियों को याद कर सकते हैं। फिर आत्मीकरण है, मनोविश्लेषणात्मक है और फिर है प्रेरणा आपूर्ति सिद्धांत। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो यह दिया है फ्रायड ने, और बहुत बार ये एग्जाम में आया भी है, तो याद रखिएगा यह किसका सिद्धांत है? फ्रायड का। क्वेश्चन नंबर 95 है, एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है माता पिता द्वारा प्रदत्त घरेलू शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा या आंतरिक शक्ति का विकास व उसकी अभिरुचि। शिक्षा देने का मात्र एक ही उद्देश्य होता है कि आंतरिक शक्तियों का विकास, यानी कि इंसान के अंदर जो शक्तियां छिपी हुई हैं वह बाहर तभी आती हैं जब वह शिक्षा ग्रहण करता है, जब वह सीखता है। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक का नहीं? या मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक क्रियाओं का नहीं करता है? उक्त कथन किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? जलोटा, क्रो एंड क्रो, जेम्स ट्रेवर या पिल्सबरी? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यह जलोटा का कथन है। क्वेश्चन नंबर 97 है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, स्किनर का, कुप्पुस्वामी का या स्पेंसर का? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार एक शिक्षा है। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है जिसके वह योग्य है। यह कथन किसने परिभाषित किया है?
फ्रॉवेल ने, कांट ने, महात्मा गांधी ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांट ने। यह कथन किसने दिया है? कांट ने। शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है जिसके वह योग्य है। क्वेश्चन नंबर 99 है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? विषय विशेषज्ञ, निरीक्षक, मनोवैज्ञानिक या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है यह विषय विशेषज्ञ भी बताते हैं, निरीक्षक भी बताते हैं और मनोवैज्ञानिक तो बताते ही हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान की शिक्षा या मनोविज्ञान की विषय वस्तु एक विषय विशेषज्ञ तो बताएगा ही, अगर वह मनोविज्ञान का विषय विशेषज्ञ है। अगर वह निरीक्षक है तो वह भी बताएगा, अगर वह मनोविज्ञान विषय से संबंधित है। मनोवैज्ञानिक है तो उसका काम ही यही है। तो ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? मनस, आत्मा, व्यवहार या मनुष्य? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवहार। मनोविज्ञान की विषय वस्तु मनुष्य के व्यवहार पर ही निर्भर है, बालक के व्यवहार पर ही निर्भर है, क्योंकि आज के समय में मनोविज्ञान को क्या माना गया है? व्यवहार का विज्ञान। यानी कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं? हमारे व्यवहारों का ही विज्ञान, जिसमें हमारी रुचियां आती हैं, क्या क्या चीजों में हमारी रुचियां हैं, इसके अलावा क्या क्या काम करना हमें पसंद है, ये सभी चीजें मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आती हैं। यानी कि बच्चों का व्यवहार कैसा है, वह किस विषय में अच्छा है, वह आगे चल करके किस फील्ड में अच्छा करना चाहता है, ये सब उसके व्यवहार पर ही निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 तक मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था। जिन भी प्रशिक्षुओं ने अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग प्लीज पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आप लोग की यूपी टेट, सुपर टेट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सी टेट के एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, बाल्यावस्था की आयु किस वर्ग में आती है, या किस वर्ष से किस वर्ष तक बाल्यावस्था की अवधि होती है? बाल्यावस्था की अवधि होती है 3 से 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या 12 से 18 वर्ष। तो 12 से 18 वर्ष हो गया किशोरावस्था, जन्म से 5 वर्ष ये हो गया शैशवावस्था, तो बचा क्या 6 से 12, ये हो गया बाल्यावस्था की अवधि। क्वेश्चन नंबर 102 है, किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में? माना जाता है कि 14 वर्ष तक किसी भी बालक का पूर्ण रूप से मानसिक विकास हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो आपको पता है 6 से लेकर के जो 12 वर्ष आता है ये बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो ईयर होते हैं किसी भी बच्चे के मानसिक विकास में वह होते हैं 6 से 12 वर्ष तक के, यानी कि बाल्यावस्था के, क्योंकि इसी में वह बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और नई नई चीजें सीखना शुरू करता है। तो ये जो अवस्था होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन सी जो है बाल्यावस्था, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। यह किसने कहा है? क्रो एवं क्रो ने, फ्रायड ने, न्यूमैन ने या एडलर ने? दोस्तों यह कथन है फ्रायड का। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस परिभाषा को आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्न परिभाषा देने वाले विद्वान का नाम छांट कर लिखिए, या फिर इन सभी विद्वानों में से किसकी यह परिभाषा है कि इस बात पर मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। दोस्तों इस बात पर कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जो होती है, जो कि 12 से लेकर के 18 वर्ष तक होती है, यह जीवन का सबसे कठिन काल होता है। यह कथन किसका है? हल का, किलपैट्रिक का, थॉर्नडाइक का या बिने का? दोस्तों यह कथन दिया है किलपैट्रिक ने, तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों किशोरावस्था बहुत ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। तो स्टैनले हॉल और किलपैट्रिक की ये दो परिभाषाएं आपको किशोरावस्था की जरूर याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 105 है, किशोर मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? बालक, किशोर, प्रौढ़ या वृद्ध? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी,
किशोर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। किशोर मनोविज्ञान किसका अध्ययन इसके अंतर्गत होगा? किशोर का ही तो होगा, जो कि 12 से 18 वर्ष के बालक होते हैं इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 106 है, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? शैक्षिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक या उपरोक्त सभी। दोस्तों, जो 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चों को अपने करियर की चिंता होती है। इसके अलावा बच्चे व्यक्तिगत राय भी लेते हैं टीचर से, और शैक्षिक तो लेते ही हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो कौन सी लाइन में जाएं, आर्ट लें, साइंस लें या कॉमर्स ले, तो कहीं ना कहीं टीचर्स की हेल्प लेते हैं। इसके अलावा टीचर्स उनसे डिस्कस भी करते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सी लाइन अच्छी होगी या फिर तुम किस में अच्छा कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं 12 से 18 वर्ष तक के, इनको शैक्षिक रूप से भी निर्देशन की आवश्यकता होती है, व्यक्तिगत रूप से भी, यानी कि पर्टिकुलर एक एक बच्चा भी टीचर से कंसल्ट करता है अपने करियर को लेकर के, अपने व्यक्तिगत जो भी उसके प्रश्न होते हैं वह शिक्षक से पूछता है। तो इस तरीके से व्यावसायिक तो होता है, स्वाभाविक सी बात है, हर बच्चा अपना करियर बनाना चाहता है, यानी कि एक जॉब पाना चाहता है, अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहता है, तो ये सभी चीजें आती हैं। तो ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है बुद्धिमान जानवर, विषयी, जीवधारी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है विषयी, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं होती हैं, ये जन्मजात होती हैं, यह प्राणियों के स्वभाव में निहित होती हैं, मूल प्रवृत्तियां किसी न किसी संवेग से संबंधित होती हैं, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मूल प्रवृत्तियां इसमें दिया हुआ है, जो विशेषताएं होती हैं या मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं ये जन्मजात होती हैं। कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो जन्मजात होती हैं, बाकी हम समाज से अर्जित करते हैं, लेकिन कुछ होती हैं जो हम, जैसे कि भूख, प्यास, ये सब जन्मजात होती हैं। तो इस तरीके से कुछ मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, तो आप याद रखिएगा। और मूल प्रवृत्तियां किसने दी हैं? मैकडूगल ने दी हैं। और 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां, क्योंकि 14 मूल प्रवृत्तियों से ही 14 संवेग जन्म लेते हैं, तो इनको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से मैंने ये पूरा पढ़ाया है मूल प्रवृत्तियों के विषय में। क्वेश्चन नंबर 109, मनोवैज्ञानिकों में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि, प्रयोग विधि, निरीक्षण विधि या प्रश्नावली विधि। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयोग विधि। जब यहाँ पर मनोविज्ञान, आप देखिए मनो और विज्ञान से मिलकर बना हुआ है मनोविज्ञान, तो विज्ञान शब्द चाहे साइंस में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, सब में क्या करते हैं हम? प्रयोग करते हैं ना, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो मनोविज्ञान में भी हम क्या करते हैं? बच्चों के ऊपर प्रयोग ही तो करते हैं, और जब उस पर हम निष्कर्ष निकालते हैं वही क्या बन जाते हैं? नियम बन जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 है, किसने कहा था कि अंतर निरीक्षण विधि अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है? यह किसने कहा है? बीएन झा ने, स्किनर ने, स्काउट ने या वुडवर्थ ने? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 111 है, खेलों के द्वारा बालकों का विकास या बालकों में विकास संभव है? सहयोग, सामंजस्य की भावना का, पारस्परिक सम्मान देने की कला का, सामाजिक सद्गुणों का या उपयुक्त सभी का? जब हम खेल खेलते हैं, चाहे क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे फुटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, इसमें क्या करते हैं? हम एक टीम में खेलते हैं। तो टीम में सारे मेंबर बिल्कुल सेम एज के तो होते नहीं है, 2-4 साल का अंतर होता है, सब एक साथ खेलते हैं। और इस तरीके से जब एक साथ खेलते हैं तो उससे क्या होता है? उससे यूनिटी की भावना आती है, एकता की भावना आती है, एक दूसरे का सहयोग करने की, यानी कि अपनी टीम को जिताने की भावना आती है। तो एक दूसरे से सहयोग, सामंजस्य स्थापित करने की भावना, और सामाजिक सद्गुणों का विकास कैसे होता है? क्योंकि हम इतने सारे प्लेयर हैं, एक साथ खेल रहे हैं एक टीम में, तो जरूरी नहीं कि सब लोग एक ही जाति धर्म से आते हो। इस तरीके से हम सभी मिलजुल कर वहां पर एक तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हम वहां पर देश प्रेम की भावना के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे अंदर सामाजिक सद्गुणों का भी विकास होता है,
खेलों के द्वारा पारस्परिक सम्मान देने की, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की भावना आती है और सहयोग और सामंजस्य की भावना भी आती है। इसके अलावा खेलों से हम डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन भी सीखते हैं। आपको पता है जब कोई भी खेल हम खेलते हैं तो अनुशासन के अंतर्गत ही हमें खेलना होता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था कब होती है? बच्चा समाजीकरण की प्रक्रिया कब सीखता है? शैशवावस्था में, वृद्धावस्था में, बाल्यावस्था में या युवावस्था में? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैशवावस्था में। बालक जैसे ही जन्म लेता है, जन्म से ही उसकी जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाता है। एक परिवार में बच्चा जन्म लेता है और परिवार ही उसकी पहली पाठशाला होती है। परिवार से ही वह सामाजिकरण की भावनाओं को सीखता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखता है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो जो बच्चा है उसकी सबसे पहले जो सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है वो उस परिवार से, फिर धीरे धीरे वह स्कूल जाता है, स्कूल में फिर आसपास का वातावरण, खेल का मैदान, इन सभी जगहों से वह सामाजिकरण की भावना धीरे धीरे सीखता जाता है। लेकिन सबसे पहले वह शैशवावस्था में अपने परिवार से सीखता है। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही जाएगा, यानी कि बच्चा जन्म लेते ही सामाजिकरण की प्रक्रिया उसके अंदर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 113 है, बालकों में सच्चाई के गुण का विकास संभव है? सच्चे महापुरुषों का गुणगान करने से, सच्चे बालक को पुरस्कृत करने से, स्वयं कठोरता से सच्चाई का पालन करने से या झूठे छात्रों को सामूहिक दंड देने से? एक टीचर है, अगर वो बता रहे हैं कि हमें सही समय पर उठना चाहिए, बच्चों को आप सिखा रहे हैं सही समय पर उठना चाहिए, हमें सही से ड्रेसअप होना चाहिए, यानी कि साफ सुथरे कपड़े पहन के स्कूल आना है, सब चीजें बिल्कुल अपनी चीजों को व्यवस्थित रखना है। तो ये सब बच्चे आपसे तभी सीखेंगे जब वो खुद वो टीचर सही समय पर उठकर सारे काम अपने करके अपने सारे सामानों को व्यवस्थित रखेंगे, बच्चों को सही से उनकी कॉपियों को चेक करेंगे और अनुशासन के साथ बच्चों के साथ पेश आएंगे। तो इस तरीके से बच्चे उनकी चीजों को देख करके वो सीखेंगे। तो अगर आप बच्चों के अंदर सच्चाई का, सत्यता का गुण आप विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद सच बोलना सीखना होगा। अगर आपने एक भी बात झूठ बोली तो बच्चों ने पकड़ लिया, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप बच्चों को वो चीज सिखा ही नहीं पाएंगे, यानी कि आप वही चीज बच्चे आपसे सीखेंगे जिस बात पर आप खुद अमल करते हो। तो स्वयं कठोरता से सच्चाई का पालन करने से जब हम खुद उस रास्ते पर चलेंगे तो बच्चे भी हमारे पीछे पीछे उस रास्ते पर जरूर चलेंगे। तो इसलिए हमें स्वयं कठोरता से पहले उस काम को करना है। जैसे कि आप बच्चों से श्रम करने को कहेंगे तो बच्चे नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप खुद पहले उस जगह पर आगे जा करके आप श्रम करना या काम करना शुरू करेंगे तो बच्चे आपके पीछे पीछे आएंगे और आपकी हेल्प करना भी शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले खुद अपना एग्जाम्पल प्रस्तुत करना पड़ता है, या तो खुद एक तरीके से अगर कहा जाए कि पहले हमें खुद आगे बढ़ करके काम को करना होता है, फिर बच्चे आते हैं और फिर वो भी हमारे साथ उस मुहिम में या उस काम में जुड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, विद्यालय पूर्व आयु में बालकों के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? आत्म केंद्रित, वस्तु केंद्रित, दोनों या उपरोक्त नहीं? दोस्तों जो जन्म से लेकर के यानी कि 0 से लेकर के 5 वर्ष तक के आयु के बच्चे होते हैं, ये जो खेल खेलते हैं, इनके जो खेल होते हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं? आत्म केंद्रित, यानी कि बच्चे का खिलौना है, चाहे बच्चे ने रेलगाड़ी ली है, बच्चे ने कोई टेडी बियर लिया है, तो वो क्या कहता है? मेरा खिलौना, मेरा टेडी बियर, मेरा सामान। वो हर चीज जो उसकी होती है वो अपनी तरफ, यानी कि वो अगर देखा जाए तो उन्हीं सब चीजों से खेलता है और वो उन सभी चीजों को किसी से शेयर नहीं करना चाहता, यानी कि अपने सामान किसी को देना नहीं चाहता है, अपने ही खिलौनों से खेल करके वो खुश रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, यानी कि अपने ही दुनिया में मस्त होते हैं, अपनी दुनिया में वो खेलते हैं, तो वह आत्म केंद्रित होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है, मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? वयस्क जीवन की तैयारी, व्यायाम की आवश्यकता, बड़ों का अनुकरण या उपरोक्त सभी? दोस्तों मानव प्राणियों में खेल का जो लक्ष्य होता है वह होता है व्यायाम की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 116 है, आप छोटे बच्चे के विकास के लिए उसकी या उसको रटने की आदत डालेंगे, स्व क्रिया पर जोर देंगे, खेल प्रवृत्ति पर उदात्तीकरण करेंगे या 3R की शिक्षा देंगे? दोस्तों छोटे बच्चों के विकास के लिए सबसे अच्छा तरीका है, एक बार आप बच्चों को सिखा दीजिए, फिर आप बच्चों से कहिए कि वो खुद करके उस प्रक्रिया को सीखें। यानी कि आपको जोर किस पर देना है? स्व क्रिया पर जोर देना है।
ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। छोटे बच्चों को विकास के लिए आपको क्या करना है, बच्चों को खेल खेल में चीजों को सिखाना है और उन्हें खेल खेल में ही ये बताना है कि किस तरीके से वो सिर्फ खेल खेल में ही बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और करके भी खुद से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 117 है, भ्रूण में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46, 36, 56 या फिर 76? आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या है। भ्रूण में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी कि 23 जोड़े। तो 23 गुना 2 करेंगे हम तो कितने आ जाएंगे, 46 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 118 है, आंख व त्वचा का रंग होता है फोनोटाइप, जीनोटाइप, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए फोनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 119 है, केंद्रमुखी विकास का नियम निम्नलिखित में से संबंधित है? सिर से पांव की ओर, छाती से हाथ की उंगली की ओर, सिर से छाती तक या छाती से सिर तक? दोस्तों केंद्रमुखी विकास का नियम है छाती से हाथ की उंगली की ओर। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, नर क्रोमोसोम है XX, XY, XXY या YYX? दोस्तों जो नर क्रोमोसोम होता है उसमें होता है X और Y, जबकि जो मादा होता है उसमें क्या होते हैं, केवल X और X होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 120 तक हमने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन आंसर तो करा ही रही हूँ, साथ ही साथ आपको थियरी भी पढ़ा रही हूँ मनोविज्ञान की। तो इस तरीके से थियरी और क्वेश्चन दोनों आप लोग साथ करते हुए चल रहे हैं तो आपकी मनोविज्ञान की तैयारी भी बेहतर होती चल रही है। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आप यूपी टेट से रिलेटेड जो भी आपकी जितनी भी क्वेरी है आपको सभी का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि बुक्स कैसे सेलेक्ट करनी है ये मैंने बता दिया है। इसके अलावा कौन कौन सी बुक आपको हेल्प करेंगी और किस तरीके से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, बिना कोचिंग के भी कैसे प्रिपरेशन करनी है, इसकी भी वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है। आप इन सभी वीडियोस को देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने पहले ही सॉल्व करा दिए हैं और आगे मैं फिर सॉल्व करवाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना आप लोग मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स और आप लोग के लाइक ही हमें प्रोत्साहित करते हैं लगातार वीडियोस बनाने के लिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही चैनल से बने रहेंगे और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आएगी हमसे पूछते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।